गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का योगेंद्रा बायोलॉजी क्लासेस में। आइए भाई जुड़ जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आराध्या, आकांक्षा, सत्यम, योगेश, अर्चना, अनु भाई, गुड इवनिंग, सबका वेलकम है, स्वागत है। एक बार सभी लोग हिंट कर दीजिए, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है बेटा? गुड इवनिंग, सबका वेलकम है, स्वागत है। आवाज मिल पा रही है? सभी लोग एक बार हिंट कर दीजिए। सृष्टि, अंशिमा, योगेश, दिनेश, तनु, अदिति, चलिए बहुत अच्छी बात है, आवाज आ रही है। ठीक है भाई, तो बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों का स्वागत है और आज बीएससी सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। और पढ़ना पड़ेगा, कारण ये है कि बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपकी मार्किंग आएगी उसी के अनुसार आपको बीएससी प्रीवियस में मार्क्स दिए जाएंगे, इसलिए आपको डबल मेहनत करनी होगी। एक तो बीएससी सेकेंड ईयर के टोटल सिलेबस को कवर करना होगा और दूसरा बीएससी फर्स्ट ईयर को माइंड में रख करके आपको तैयारी करनी होगी। इसलिए आप लोगों को इस बार बहुत मेहनत करना है भाई। तो सभी लोग जितना आप लगा पाइए दम लगा दीजिए, कहीं से कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। चलिए धीरे धीरे आप लोग जुड़ते रहिए और हम बात करेंगे आपके अपने सब्जेक्ट की। तो टोटल इंफॉर्मेशन हमने आपको दे रखा है, यहां हम लोग बात करेंगे। देखिए जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है बॉटनी का ये पेपर फर्स्ट, है ना। और आपको ये हम बता देना चाहेंगे कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी सिलेबस रखे हुए हैं बेटा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनको एक तरफ से पढ़ते जाएंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहां से आप कोई भी तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करता है या फिर किसी अदर कंपटीटिव जो बायो से रिलेटेड है, तो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस से ज्यादा गेन होता है आपका। भाई स्वागत है आप सब लोगों का। अब देखिए कमेंट्स बहुत ज्यादा हम नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग अपना जो है बात करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, तो बॉटनी सेकेंड में हम लोगों को जो स्टडी करना है वह है एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बीएससी प्रीवियस में आपने स्टडी क्या किया। देखिए आपको ध्यान है, टोटल आपने स्टडी कर लिया है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने एल्गी आपको बता दिया था, टोटल ब्रायोफाइटा तक का पूरा, है ना। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ये सब ब्रायोफाइटा का थोड़ा सा कैरेक्टर यहाँ पर थैलोफाइटा में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसको एम्फीबियस कैटेगरी में रखा गया था। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो यही आई थी, ब्रायोफाइटा। तीसरी जो इसके बाद की कैटेगरी आई थी आपने स्टडी किया हुआ था वह रहा है टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा। और एक और बचा इसके बाद जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म। यानी थैलोफाइटा एक कैटेगरी हो गई, ब्रायोफाइटा दूसरी, टेरिडोफाइटा तीसरी और जिम्नोस्पर्म चौथी। यानी आपने बीएससी प्रीवियस में टोटल 4 कैटेगरीज को अच्छे से स्टडी कर लिया था, लेकिन आपको बीएससी सेकेंड ईयर में सिर्फ एक कैटेगरी जो यहां पर 5वीं कैटेगरी के रूप में है एंजियोस्पर्म, ये हमको यहां पर स्टडी करना है। तो सब लोग लग जाइए और बहुत अच्छे से बेटा नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे वह चीजें आपको ऑफलाइन कम ही मिल पाती है, इसलिए नोट्स आप जरूर बनाइएगा सभी लोग। चलिए
तो यहां पर पहले आप समझ लीजिए एंजियो स्पर्म होता क्या है। देखिए एंजियो है, स्पर्मा है। यहां पर स्पर्म कहां से लिया गया है, स्पर्मा से है। और स्पर्मा कहां से है बेटा, सीड से है। और यहां पर एंजियो कहने का मतलब तो सर्कुलेटरी से होता है, लेकिन आप समझने के लिए इतना आप समझ लीजिए, रख लीजिए माइंड में, कवर्ड, यानी ऐसे प्लांट की कैटेगरी जिनकी सीड फ्लैसी या मांसल पोर्शन से कवर्ड होती है, उन्हें एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके आगे हम लोगों को फ्लावर समझ लेना चाहिए कि फ्लावर में टोटल एक्चुअल कितने पार्ट्स होते हैं। ये देखिए यहां से, ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है, लेकिन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो आप तो फ्लावर आपके माइंड में होना चाहिए। ये है। देखिए ये सारे पार्ट्स बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यही फ्लावर पे ही एंजियोस्पर्म की टोटल कैटेगरी और टोटल इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। ये देखिए सारे पार्ट्स को यहां पर हम नॉमेनक्लेट कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है, जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं, देखिए कोरोला, या फिर इसे कह देते हैं पेटल। ये कलर्ड स्ट्रक्चर जो होता है। बाकी ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, देखिए फ्लावर के बेस पर देखेंगे, वह है कैलिक्स, या फिर उसके यूनिट को हम क्या कह देंगे, सेपल। ये देखिए फ्लावर का जो ये डंठल है, इसी डंठल को कहा जाता है बेटा स्टाक, और जिस पर ये फ्लावर एडजस्टेड है उस एडजस्ट करने वाले पार्ट का नाम होता है थैलेमस। ये थैलेमस, या फिर थैलेमस को दूसरे टर्म में कहा जाता है बेटा रिसेप्टिकल। ये क्योंकि टोटल फ्लावर को अपने ही ऊपर रिसीव किए हुए है, इसी वजह से इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, या फिर उसे थैलेमस कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये जो हमने सेंटर में बनाया हुआ है ओवल स्ट्रक्चर, यह एक्चुअल में ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। ओव्यूल अंडाशय, जिसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और ओव्यूल देखिए बेस पर जाकर जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है। इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा प्लासेंटा। ये प्लासेंटा याद रखिए। ये जो हम ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ओव्यूल के बाहर का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बेटा ओवरी। ये ओवरी है। ये ब्लेविस स्ट्रक्चर क्या है, इसे कहा जाता है एंथर। ये एंथर हो गया। एंथर देखिए आकर बेस पर जुड़ा हुआ है, थैलेमस के नीचे जुड़ा हुआ है, थैलेमस नहीं ओवरी के नीचे कह लीजिए जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा फिलामेंट। फिलामेंट ये, और एंथर प्लस फिलामेंट इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, वह है एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम, एक मिनट, एंड्रोइसियम है ना ये। अच्छा एंड्रोसियम को हम और किस नाम से जानते हैं, हम आपको यहां पर साइड में लिख करके बता देता है। देखिए अब क्योंकि यह है मेल सेक्स ऑर्गन, इसी वजह से इसका एक तीसरा नाम भी है बेटा स्टैमेन, है ना। 3 नाम हमने आपको बता रखा। देखिए यहां पर एक नाम हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा नाम आप कह देंगे एंड्रोसियम, तीसरे टर्म में आप यूज करेंगे स्टैमेन। ये मेल पार्ट की बात हम लोगों ने बता दिया है। अब इसकी दूसरी बात करते हैं, ये जो पैड जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर पॉलन ग्रेन मूव करती हुई किसी भी एजेंसी से, वाटर से, इंसेक्ट से, एयर से, किसी भी एजेंसी से मूव करते हुए जिस पैड जैसे स्ट्रक्चर पर स्टेबल होता है, अगर एडजस्ट होता है, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, उस बेस का नाम होता है बेटा
ये स्टिग्मा, एक मिनट, स्टिग्मा ये, और स्टिग्मा के नीचे देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है, ये है स्टाइल। स्टाइल। तो यहां पर आप 3 पार्ट देखेंगे। देखिए जो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था वो था ओवरी, एक पार्ट, ऊपर अपर पोर्शन को बताए स्टिग्मा, दूसरा पार्ट, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला जो तीसरा पार्ट है वह है स्टाइल। और इन तीनों को मिला करके स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं गाइनोइसियम। ये गाइनोसियम। अच्छा, गाइनोसियम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वो भी आप याद रखिए, कार्पेल कहते हैं। इसका तीसरा नाम क्या होता है बेटा, वो भी आप ध्यान दीजिए, पिस्टिल कहता है। तो हमने आपको 3 नाम बता दिया यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन का। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या है, गाइनोसियम है, कार्पेल है, पिस्टिल है। ये तीनों नाम किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए। अब देखेंगे हम कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में पार्ट्स कितने आ गए। तो पहले यहां पर हो गया स्टिग्मा, दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया स्टाइल, और तीसरा ब्रॉड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ओवरी। अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को? चलिए बहुत मेहनत करते रहिए बेटा। पूरा पूरा एंजियोस्पर्म इसी एक फ्लावर पर डिपेंड करता है। इसलिए हम एंजियोस्पर्म को बहुत बारीकी से समझेंगे। कई बार कंफ्यूज करता है, एंजियोस्पर्म की टेक्सोनॉमी हो गई, एंजियोस्पर्म की टोटल जो फैमिलीज होते हैं वो फैमिली। अब मैं आपको एक यहां पर इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो फैमिलीज हैं फ्लावरिंग प्लांट के, ये कितनी फैमिलीज आपको बीएससी सेकेंड ईयर में स्टडी करनी है। ये देखिए 27। अगर आपने 11th और 12th को स्टडी किया हुआ है तो 11th और 12th में मात्र 7 फैमिलीज थे, और बुक कितनी हैवीएस्ट हुआ करती थी। यहां पर 27 फैमिलीज आपको स्टडी करने हैं। तो जरा सोचिए कि कितना कंटेंट यहां पर है, इसलिए बहुत लेंदी है बेटा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला है और ऊपर वाले के बाद हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अब आ जाएंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। देखिए ये यहां से, यहां हम शुरू करेंगे। देखिए लिखा हुआ आपके सामने टर्मिनोलॉजी। पेन चेंज करेंगे, थोड़ा सा कलर होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी फॉर एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। अब ये हेडिंग से आपके बारे में आपके टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि इस पूरे पार्ट में हम किससे रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। तो है क्या, पहली बात हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जो मैंने बता दिया। एक पॉइंट हमें और बताना है आपको यहां से रिलेट करते हुए कि ओवरी हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। कई बार बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक बार मैं माइंड में रख के चल रहा हूं, आप भी रखिए कि एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, आपके नए सेशन पे दोनों को हम लोग लेकर के चलेंगे। इसलिए दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ऐसा तैयार कीजिए कि उसके हर एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी तैयार हो जाए, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हो। तो याद रखिए, अगर पूछा जाए कि फ्लावर के किस पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओवरी इज द बेसिक पोर्शन दैट डेवलप फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ओके बेटा। चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, ये जो ओव्यूल है मैंने यहां पर बनाया हो, लिखा हुआ है ओव्यूल। ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, सीड। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं कि फ्रूट का फॉर्मेशन किस पार्ट से होता है, ओवरी से होता है। सीड का फॉर्मेशन किस पार्ट से होता है, ओव्यूल से होता है। बाकी यहां पर जो ये आप कोरोला या कैलिक्स देख रहे हैं,
फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो नीचे ग्रीन पंखुड़ी जैसे होता है, छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को कैलिक्स और सेपल कहते हैं, है ना। वो ग्रीन दिखाई पड़ता है, कई बार 4 होते हैं, 5 होते हैं, मैं टैक्सोनॉमी में आपको समझा दूंगा कैसे होते हैं। ये कलर्ड स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, जैसे गुड़हल में रेड होता है तो कई कलर के गुड़हल भी आता है, येलो भी आता है, पिंक भी आता है ना। तो वो जो कलर्ड स्ट्रक्चर है वो कोरोला है। और ये बात जरूर समझिए कि फ्लावर के सारे पार्ट लीफ के मॉडिफिकेशन है। तीसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा पोर्शन मॉडिफाई होकर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है, क्या वो ब्रांच होता है, क्या वह स्टेम का पार्ट होता है, या फिर दोनों का पार्ट होता है। ऐसे मिला करके क्वेश्चन कर लेगा तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा कि टोटल फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना। ऐसे याद रखेंगे, मजा आएगा, समझ में आएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके आगे हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, समझाते हैं। देखिए, तो एंजियोस्पर्म की फ्लावर के बारे में हम लोग समझ लिए। इसकी फैमिलीज, कितनी फैमिलीज हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया है, 27 फैमिलीज। और एक एक फैमिलीज को हम लोग कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आपकी जिम्मेदारी है जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी यूनिवर्सिटी में खासकर। अब देखिए, ये तो यहां पर हम टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो लाइन लिखे हुए हैं उसे बारीकी से देखिए। क्या है बेटा, टर्मिनोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब जो टर्मिनोलॉजी हमें स्टडी करने वाले हैं उसके जो पार्ट्स है वो नीचे की तरफ दिए गए हैं एक एक करके, वो आप आगे की तरफ समझते हुए देखिए। टोटल यहां मैंने लिख दिया है कि कितने पार्ट्स आपको रीड करने हैं, 11 पोर्शन है। देखिए, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कई फैमिली इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, जैसे ग्रामिनी पढ़े हैं, लिलिएसी पढ़े हैं, है ना। ग्रामिनी का ही दूसरा नाम पोएसी होता है ना। रननकुलेसी भी है। आप तो जो ये फेमस होता है जिसमें रखा गया है मटर को, है ना, फैबेसी। मटर फैबेसी के लिए मतलब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मटर को किस फैमिली में रखा गया है, तो उसकी सब फैमिली है फैबेसी, लेकिन जो मेन फैमिली है उसे लेग्यूमिनोसी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर देखिए कितने पार्ट्स हैं टोटल। पहला हैबिट, दूसरा क्या है, प्लांट की स्टेम की बात करेंगे, तीसरा प्लांट के रूट की बात करेंगे, चौथा प्लांट के लीफ की बात करेंगे, पांचवा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है फ्लावर के ग्रुपिंग। जैसे एक कहावत कही गई है, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप सुनते हुए जाइए, समझ में भी आएगा कि सूरजमुखी फूल होते हुए भी फूल नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा उसमें एक आध टर्म इंग्लिश के होने चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, सनफ्लावर फ्लावर होते हुए भी फ्लावर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सनफ्लावर अकेला फ्लावर नहीं होता, वह मल्टीपल फ्लावर्स की ग्रुपिंग होती है बेटा, इसलिए उसे पुष्प क्रम कहते हैं। और उसी पुष्प क्रम को इंग्लिश और साइंस की लैंग्वेज में इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लावर की बात करेंगे। देखिए यहां पर आइसोलेटेड फ्लावर, एक फ्लावर की बात कर रहा है, यहां पर कई फ्लावर की ग्रुपिंग की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलिक्स। अभी हमने बताया कि फ्लावर के बेस पर ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कैलिक्स, यानी फ्लावर के अंदर हम लोग चल रहे हैं। और कैलिक्स कैसे होते हैं, कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, क्या वो फ्यूज होता है, क्या वो फ्री होता है, वो सारे कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए कोरोला, है ना, जो फ्लावर का कलर्ड स्ट्रक्चर है, जो किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और वो इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों किए जाते हैं, जिससे कि वह इंसेक्ट किसी भी अदर स्पेसीज या रिलेटेड, विशेषकर रिलेटेड स्पेसीज से पॉलन ग्रेन को फ्लावर पर लाएं। इसलिए जब इंसेक्ट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे फ्लावर पर, तो वो पॉलिनेशन करता है ना। गाना आपने बहुत फेमस सा सुना हुआ, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल। हाँ चलिए ठीक है, गाना सुनते रहिए।
आगे देखिए बेटा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? देखिए ये जो ईसीएम टर्म कहा हुआ है ना, यह ईसीएम का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, लेकिन एंड्रो टर्म जहां लग जाएगा, एंड्रो, एंड्रो मेल से होता है ना। जैसे आपने ब्रायोफाइटा में एंथीरोजोइड पढ़ा होगा, है ना। एंड्रोसियम पढ़े आप कई बार, भाई लिखा ही है एंड्रोसियम, तो एंड्रो टर्म मेल के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है? गाइनोसियम। गाइनो मतलब यूटरस से है, फीमेल से है। ईसीएम मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। यानी एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन को कंसीडर करना है, गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को इन्वॉल्व करना है, और जो आखिरी पॉइंट है वह है फ्लोरल डायग्राम। एक पॉइंट बेटा यहां पर नहीं है, उसे मैं जोड़ते हुए फिर आपको समझा देता हूं, यहां लिख देता हूं, वह पोर्शन होना चाहिए। यहां पर 12 पॉइंट है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। वह पॉइंट होता है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला है ना। ये अक्सर देखिए जब भी आप कंपटीटिव, जैसे मुझे अभी देखिए एग्जाम देना है, तो उस एग्जाम में इस फैमिली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और अक्सर लोगों का गलत हो जाता है बेटा। तो फ्लोरल फार्मूला ही अक्सर पूछ लेता है ना, कि किसी भी फ्लावर के फार्मूले को याद करके पूरे फ्लावर के कैरेक्टर को आप लर्न कर सकते हो। ये आप कह लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक होता है ना। चलिए, अच्छा ठीक है बेटा, पढ़िए, मेहनत करिए। कमेंट्स हम बहुत कम देखेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, और नाराज नहीं होइएगा कि हमारा कमेंट्स पढ़ा नहीं गया, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए है बेटा, आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए कम। चलिए, अब यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि जो पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं वह हैबिट है। और हैबिट मतलब कह लीजिए उसका अपना कैरेक्टर, कि प्लांट्स के स्टेम के या प्लांट्स की खुद की कैरेक्टर क्या है, वो यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा। तो देखिए, हैबिट में क्या है? एनुअल होता है, बाइनियल होता है, पेरिनियल होता है। अब एक एक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप ये टर्मिनोलॉजी तैयार कर लिए जो 12 पॉइंट्स में है, तो मैं कह रहा हूं 27 नहीं 27,000 फैमिलियां पढ़ते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चा इस टर्मिनोलॉजी को नहीं पढ़ेगा, यकीनन उसे फैमिली की स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। नोट्स के लिए बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो जब मैं पढ़ा लूंगा तो तब भी यूट्यूब पर रहेगा, आप रोक रोक करके आप लिख डालिएगा पूरा नोट्स, है ना, तैयार हो जाएगा बेहतर नोट्स। एनुअल का मतलब होता है एक वर्षीय, एक वर्षीय, ऐसे ही लिखना बार बार जरूरी नहीं है। ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ एक ही वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सब ऐसे प्लांट्स होते हैं कि एक ही साल में इनकी सीड जर्मिनेट होगी, इनके वेजिटेटिव ग्रोथ यानी प्लांट बॉडी की फुल ग्रोथ होगी, इनमें फ्लावर फॉर्मेशन होगा, सीड सेटअप होंगे, और सीड सेटअप होने के बाद प्लांट ड्राई हो जाती है, डाई हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लांट को रिमूव न करें, प्लांट की हार्वेस्टिंग न करें, और माइंड में लेकर के चले कि ये प्लांट हो सकता है अगले सेशन भी फ्लावर प्रोड्यूस करे, ये पॉसिबल नहीं है। गेहूं को एग्जांपल में लेकर के चलिए कि गेहूं की फसल पक जाने के बाद वह दोबारा फसल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम उसे हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कटाई करते हैं, उसके सीड को स्टोर कर लेते हैं। बेशक उस सीड को अगले सेशन बुआई करें तो नया प्लांट तैयार होगा, लेकिन वही पौधा कई वर्षों तक सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? एनुअल कहते हैं, एक वर्षीय कहते हैं। ओके बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? बाइनियल। अब अगर यहां पर बाई लगा हुआ तो आप बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हो, दो की बात कर रहा है, यानी ऐसे पौधे जो 2 वर्षों तक प्रोडक्शन करते रहे, है ना, जैसे कि रफना सटाइवा, मूली, गाजर, है ना, ये ऐसे पौधे हैं। अब मूली की क्या गलती है कि हम उसे उखाड़ लेते हैं? अगर मूली को जमीन में लगे रहने दें तो यकीनन
वह मूली का पौधा अपने फ्लावरिंग पार्ट को डेवलप करेगा, सीड प्रोड्यूस करेगा और सीड से एक नया प्लांट फिर से डेवलप होने की कैपेसिटी डेवलप होगी जो अगले सेशन तैयार होती है। यानी जिनकी लाइफ 1 वर्ष से ज्यादा चले, लगभग 2 वर्षों तक चले, उन्हें बाइनियल कहते हैं, 2 वर्षीय पौधा कहते हैं। तीसरा क्या होता है बेटा? पेरिनियल, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब क्या हो? जैसे आम देखिए, मैंगो अभी सीजन चल रहा है, हालांकि एंडिंग पर है, लेकिन जिस आम के पौधे पर फ्लावर के बाद फ्रूट लग जाए तो ऐसा नहीं होता है कि फ्रूटिंग के बाद वह प्लांट डाई हो जाए। भाई 1 साल वो फ्रूट दिया, फिर वो अगली साल फ्रूटिंग डेवलप करेगा, फिर उसके बाद भी फ्रूटिंग कई वर्षों तक डेवलप करता रहेगा। तो ऐसे पौधे जो हर साल रिप्रोडक्शन करते हो लेकिन उनकी डेथ ना होती हो, उनको किस कैटेगरी में रखता है बेटा? पेरिनियल। तो प्लांट के हैबिट के अनुसार, उसके अपने कैरेक्टर के आधार पर कितनी कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है? 3 कैटेगरी में। पहला कौन सा? एनुअल, दूसरा बाइनियल, तीसरा पेरिनियल। और उसी के नीचे हमने एक और टर्मिनोलॉजी जोड़ते हुए बताया है। देखिए, जो एनुअल होते हैं वह अधिकतर हर्ब होते हैं। हर्ब मतलब क्या होता है? शाकीय पौधे, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब शाकीय पौधे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? श्रब। श्रब मीन्स झाड़ी। झाड़ी जैसे अक्सर होता है ना, जैसे देखिए जो तालाब के किनारे किनारे बेहया टाइप का बेहया पौधा है, एक उसे बोलते हैं ना, वो भी एक एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल है श्रब का, झाड़ी का, है ना। तीसरा क्या है? ट्री। भाई आम, इमली, नीम, महुआ, ये सब ट्री की कैटेगरी में आता है। तो जो पेरिनियल होता है वो अधिकतर ट्री होता है, जो बाइनियल होता है वो लगभग श्रब होता है, जो एनुअल होता है वो लगभग हर्ब होता है ना। इसलिए प्लांट की यहां पर कैटेगरी कितनी हो गई है बेटा? 3, हर्ब, श्रब और ट्री। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई, मान लीजिए एक फैमिली का एग्जांपल हम आपको दें यहां पर, पोएसी, ये देखिए, जिसका दूसरा नाम है बेटा ग्रैमिनी। ग्रैमिनी, या फिर इसको कॉमनली कहा जाता है, देखिए, ग्रास फैमिली, घास वाली फैमिली, है ना। तो ग्रास फैमिली में स्पेशली पूछ लिया जाए गेहूं को किस फैमिली में रखा गया है? व्हीट को। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोएसी या ग्रैमिनी या फिर ग्रास फैमिली, है ना। तो अगर हम व्हीट की बात करते हैं तो व्हीट यानी गेहूं का पौधा कैसा होता है? हर्बेसियस होता है, शाकीय होता है। और गेहूं की लाइफ कितने वर्षों तक कंप्लीट होती है बेटा? सिर्फ 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंदर ही उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए वो एनुअल हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग टर्मिनोलॉजी तैयार कर पाएंगे। आइए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ये है दूसरा पार्ट, देखिए क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेम। प्लांट के एक पार्ट पर गए, अभी तक होल प्लांट के कैरेक्टर की बात कर रहे थे। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, हम आपको समझाता है। पहला पॉइंट क्या है स्टेम में? स्टेम के हैबिट, मतलब उसका अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए यहां पर क्या है? हर्बेसियस या उडी। हर्बेसियस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जो सॉफ्ट स्टेम वाले कैरेक्टर रखते हैं प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बेसियस कहता है। हिंदी में क्या कहता है? शाकीय पौधे कहता है। उडी क्या होता है? मतलब जिनके स्टेम में एक स्ट्रॉन्गनेस है, वुड कास्ट प्रोड्यूस करते हो, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उडी, है ना। तो 2 कैटेगरी यहाँ पर होने को तो और भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, लेकिन यह मेन पॉइंट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको छोड़िएगा नहीं बेटा, याद कर लीजिएगा। आइए दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, देखिए क्या है? टाइप ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम की ही सब कैटेगरी है, दूसरा पॉइंट है। तो टाइप ऑफ स्टेम में हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। चलिए वो तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ स्टेम। इसमें कैरेक्टर है इरेक्ट, दूसरा है क्रीपिंग और तीसरा है क्लाइंबर। मैं इन्हें फिगर से समझाऊंगा आपको। देखिए इरेक्ट क्या होता है, मैं वो फिगर से बताता हूं। देखिए कोई भी स्टेम, ये देखिए
ये मान लीजिए जमीन पर लगा हुआ है। अब ये पौधा आप देखेंगे कि जमीन से बिल्कुल अपवर्ड ग्रोथ कर रहा है, जैसे हम खड़े होते हैं जमीन पर वर्टिकली, है ना। तो जो पौधा सीधे है, खड़ा है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है उन्हें, इस पौधे को हम रखते किस कैटेगरी में है? वह कैटेगरी है बेटा इरेक्ट। सीधा, बहुत सिंपल सा है कि जिस प्लांट को स्टैंड करने के लिए किसी दूसरे प्लांट या पोल या किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, उन प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इरेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं बेटा। ओके, आइए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ये क्रीपिंग। क्रीप मतलब रेंगते हुए। अक्सर देखिए दूब घास जो होती है, लताएं जो होती हैं, वो किसी दूसरे के सहारे, अक्सर दूब घास में यहाँ पर जो जमीन पर रेंगते हुए ग्रोथ करती है ना। कद्दू हो गया, उसका भी पौधा जमीन पर रेंगते हुए ग्रोथ करेगा, हालांकि वो क्लाइंब भी कर सकता है। तो अभी पहले क्रीपिंग को आप पढ़िए, समझिए, मैं समझाता हूँ फिगर से। देखिए ये प्लांट है, मान लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, जमीन है जिस पर पौधा उगेगा, और इसी सबस्ट्रेटम पर यहां पर कोई प्लांट है। देखिए ये यहां से आप देखिए, तो ये सबस्ट्रेटम है, जमीन है, ये जमीन है, और जमीन पर कोई पौधा रेंगते हुए आगे की तरफ ग्रोथ करता है। तो प्लांट का कैरेक्टर कैसा हो गया? वह क्रीपिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, रेंगते हुए अपनी ग्रोथ शो कर रहा है। तीसरा क्या है? क्लाइंबर। लता को विशेषकर क्लाइंबर की कैटेगरी में रखता है। फिगर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्लाइंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई पोल हमने आपके सामने बना दिया है, ये एक पेड़ भी हो सकता है, कोई सपोर्ट, सीधी सी बात है। अब इसी सपोर्ट के किनारे यहां पौधा ग्रो हुआ, और वह पौधा इस सपोर्ट को पकड़ते हुए अपवर्ड ग्रोथ कर रहा हो। देखिए ये देखिए, ऐसा लग रहा ना कि एक पोल है, उस पोल के किनारे इसको राउंड अप किया गया है, कैप्चर किया गया है, कैप्चर करते हुए ग्रोथ शो कर रहा है। तो ऐसी ग्रोथ परफॉर्म करने वाले प्लांट्स को कौन सी कैटेगरी में रखता है बेटा? क्लाइंबर, लता स्पेशली होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। ये आ जाइए, तो दो कैरेक्टर हम लोग यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा क्या? देखिए एक्सटर्नल शेप। ये एक्सटर्नल शेप यानी किसी भी, अभी स्टेम पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेम को बाहर से देखने पर क्या वह गोल आकार का है, क्या वह कहीं कोन का बना हुआ, कहीं कॉर्नर का बना हुआ, उसी दो कैरेक्टर को यहां पर इन्वॉल्व किया गया है। सिलिंड्रिकल मीन्स होता है गोल आकार, एंगुलर मीन्स होता है कोण वाले, कॉर्नर वाइज। अब देखिए यहां पर मैं फिगर बना देता हूं कि अगर स्टेम को कट किया जाए, देखिए ये सीधे बन गया यहां पर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल गोल आकार का है। तो अगर गोल आकार का है तो उसे क्या बोल देंगे हम? यहां पर लिखा हुआ देखिए सिलिंड्रिकल, बेलनाकार हो गया। दूसरा क्या है? एंगुलर। अब एंगुलर के लिए देखते हैं यहां पर कोई शेप है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं उसको अपने हाथ से बना देता हूं। देखिए ये, एक मिनट बेटा, ये है ना, आप देख रहे होगे बिल्कुल कई कोण है इनके स्टेम में। जैसे तना है, मान लीजिए ये मार्कर है, तना है, इसको हमने कट किया, और कट करने के बाद सामने से वॉच कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि किनारे 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 कई कॉर्नर दिख रहे हैं। अगर कॉर्नर है तो इसे हम एंगुलर कहते हैं, है ना, और अगर सर्कल में है तब उसे क्या नाम देंगे? सिलिंड्रिकल। एक मिनट बेटा, सिलिंड्रिकल या बेलनाकार। अच्छा, एंगुलर में अगर 3 कॉर्नर है तब उसे नाम दे सकते हैं ट्राई एंगुलर। 4 कोण का है टेट्राएंगुलर, 5 कोण का है पेंटाएंगुलर, वो आप जानते हैं। बस इतना ही आप जानिए कि स्टेम सर्कुलर होगा तो सिलिंड्रिकल,
और कॉर्नर वाले होंगे कैरेक्टर तो एंगुलर। जब आप फैमिली स्टडी करेंगे तो इसी दो में से कोई एक पॉइंट उस फैमिली में लिखा होगा। अगर फैमिली में लिखा हुआ है कैरेक्टर एंगुलर स्टेम तो आपके दिमाग में आ जाएगा, इसका मतलब इस फैमिली के इस प्लांट की कैटेगरी है कि उसका स्टेम कोन वाइज होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ पाइएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उसके ब्रांचिंग की बात करता है। यहां से ये ब्रांचिंग की बात करेंगे तो ब्रांचिंग में भी यहां पर दो कैरेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, पहला है ब्रांच्ड और दूसरा है अनब्रांच्ड। अब ये इसमें माइंड विशेष नहीं लगाने की जरूरत है, फिर भी थोड़ा सा जरूर लगाइए। पहला क्या है, ब्रांच्ड। ये देखिए स्टेम पर हम ब्रांचेस तैयार कर देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये जो सीधे एक्सिस है वो स्टेम है और जो साइड में डेवलप हो रहा है लेटरल वह ब्रांचेस हैं। तो ये जो प्लांट है या ट्री है यह कैरेक्टर शो कर रहा है ब्रांच से। आम, इमली, नीम, महुआ सारे प्लांट ऐसे कैटेगरी के हैं जिनमें ब्रांचेस डेवलप होते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम ब्रांच की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि खजूर में ब्रांचेस होते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नो। तारकोल, जिसको तड़कुल कहते हैं, तार का पेड़ कहते हैं, क्या उसमें ब्रांचेस होते हैं क्या, आपका आंसर होगा नो। ठीक है ना बेटा, तो वहां पर अनब्रांच की कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। वो फिगर ऐसे सीधे देख लीजिए, खासकर जो पाम ट्री होता है ये है ना, ऐसे ही। और इनके टिप पर देखेंगे तो ढेर सारी पत्तियां यहां पर क्राउन के ताज के रूप में डेवलप होती हैं ऐसे। बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाए बस। ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे कि इस पाम ट्री के टिप पर बहुत लीव्स है, बंच में है, क्राउन के फॉर्म में है, लेकिन इस प्लांट की ट्री पर, स्टेम पर, प्लांट के ट्री नहीं सॉरी स्टेम पर कोई ब्रांच अपीयर्ड नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। ये क्या है, इंटीरियर। ये इंटीरियर, इंटीरियर मतलब स्टेम सेक्शन। ये यानी स्टेम को कट करने के बाद क्या उसके सेंटर में गैप है या फिर पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर वह भरा हुआ है तो सॉलिड, जैसे आप देखे होंगे अक्सर यूकैलिप्टस का पेड़ जो कहीं कहीं लिपस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, वह यूकैलिप्टस का पेड़ कटा हुआ बोटे के रूप में कहीं भी अक्सर रोड के किनारे लोग रखे रहता है। अक्सर चूंकि वो हमारे इन्वायरमेंट का दुश्मन है इसीलिए मैं उसको काटने की बात कह दिया, हालांकि पेड़ लगाने चाहिए जो बहुत अच्छी आदत है। सॉलिड मतलब ये हुआ, यही फिगर बना देता है। देखिए ये स्टेम पूरी तरह से फिल्ड, भरा हुआ। ये अगर पूरी तरह से भरा हुआ है तो सॉलिड, ये टर्म तो आपके माइंड में रहेगा, लेकिन जो आपको बहुत याद करना है वह टर्म यही है, फिस्टुलर। याद रखिएगा, फिस्टुलर का मतलब होता है खोखला। जैसे अगर हम कहें कि बांस, बंबू, बांस के तने को कट किया जाए और देखा जाए कि वो बीच से भरा है कि खोखला है, तो आपका आंसर आएगा वैकेंट है, खोखला है। और अगर खोखला है तो टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में उसे फिस्टुलर कहता है। फिस्टुलर मीन्स खाली, वैकेंट होता है बेटा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। अरे थम्स कर दिया करिए भाई, आप तब तो मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। थोड़ी एनर्जी, जैसे आप हमारे सामने होते जब, तब ये एनर्जी कुछ और तरीके से दिखती, लेकिन आप दूर हैं तो दूर से ही थोड़ा सा थम्स अप कीजिए भाई, लगे कि आप हमारे साथ हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। अब यहां पर देखेंगे सरफेस, यहां भी बहुत एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना होगा। ये दूसरा टर्म तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन जो पहली टर्मिनोलॉजी है आप बोर नहीं होइएगा। पहली बात, क्योंकि बेटा टर्मिनोलॉजी है और टर्मिनोलॉजी के बाद टैक्सोनॉमी में जो फैमिली पढ़ेंगे ना फ्लावर का, बहुत इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी जो हम अलग से आपको पढ़ाते हैं। और मैंने देखा है, जब मैं भी पढ़ा करता था, कभी बीएससी मैंने किया फिर एमएससी किया, तो मैंने देखा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बताता था। हम लोग भटकते फिरते थे कि आखिर इस टर्म का क्या मतलब होता है।
दूसरा, ये टर्म का क्या मतलब कोई बताने वाला नहीं मिलता था। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने सोचा बच्चों को पहले टर्मिनोलॉजी बताएंगे, जिससे कि वो कितनी भी फैमिली स्टेप बाय स्टेप तैयार करना चाहे आराम से तैयार करें, इसीलिए मैंने सोचा। चलिए, इसके बाद देखिए ग्लैबरस और हेयरी। मैं ये समझा, ग्लैबरस मतलब होता है स्मूथ। अब चूंकि टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए टर्मिनोलॉजी में आपको स्मूथ मिलेगा नहीं। जो टर्म यूज रहेगा वह है ग्लैबरस। ग्लैबरस कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ग्राम, यहीं पर स्पेस है तो लिख देते हैं ग्राम, जिसे हिंदी में हम सब कहते हैं ना चना। अगर आप चने के पौधे को देखिएगा तो आप पाएंगे कि उसके स्टेम पर, देखिए मैं यहाँ छोटा सा ऐसे जनरली समझने के लिए बना रहा हूं बेटा, ये ना सोचिएगा चने का पौधा ऐसे कैसे होता है। ये देखिए, तो आप पाएंगे कि इसके तने पर छोटा 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 हेयर पाया जाता है। ये चने के स्टेम पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। अगर उसका टेस्ट लिया जाए तो हल्के खट्टे लगते हैं। वही जो हेयर होता है, उस हेयर को रैमेंटा कहते हैं। ये टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि तने पर या लीफ पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, विशेषकर तने पर, उन हेयर्स को रैमेंटा की कैटेगरी में रखते हैं। उसका नाम क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कंपटीटिव एग्जाम में कि कह देगा द स्टेम हैविंग फ्लैजिला लाइक or hair like structure that is especially termed as, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने और उसी ऑप्शन में एक सही आंसर छिपा हुआ रहेगा जो है रैमेंटा। ओके बेटा, चलिए, तो आप देखेंगे चने का ऐसा पौधा है जिस पर छोटे छोटे हेयर होते हैं, इसीलिए उसके तने को, स्टेम को किस कैटेगरी में रखेंगे, हेयरी की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ये पूछा जाए क्या गेहूं के तने पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नो। और अगर नो, तो टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में वह टर्म है ग्लैबरस। ग्लैबरस पढ़ने का तरीका अच्छा करिए। जब आप पढ़ना, देखिए कई बार ऐसा होता है बेटा, जब हम उसे पढ़ने से स्किप करते हैं कि नहीं ये पढ़ो, नहीं थोड़ा सा आगे दूसरा वाला वर्ड पढ़ लो, तो वही वर्ड हमें धोखा देता है। इसलिए एक एक टर्म को आप चाहे गूगल से पढ़ो, बुक से पढ़ो, डिक्शनरी जहां से मिले आपको उड़ा दो उसे, तब मजा आने वाला है। चलिए, तो ग्लैबरस आपके समझ में आ गया होगा। इफ नो हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्टेम, then those kind of stem is simply termed as glabrous in the case of taxonomy of angiosperms. Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे, कलर ऑफ स्टेम। यहां तो कुछ है ही नहीं, एज यू लुक, पौधे का तना कई बार देखता है ग्रीन होता है, गन्ने का तना देखता है तो व्हाइट होता है। व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर देखिए सिलिका डिपॉजिटेड होता है गन्ने पर, है ना। तो ये पौधे का तना आप जैसा देखिए वही उसका कलर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए इसके आगे मेहनत कीजिए, लगे रहिए, साथ दीजिए और खूब मेहनत कीजिए, यकीनन आप बहुत आगे जाएंगे। तीसरा यानी 2 पॉइंट हम लोग स्टडी कर चुके कि किसी भी पौधे का हैबिट कैसा होता है। ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम यहां पर आंसर देंगे 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 कौन कौन से होते हैं, एक पार्ट को सूट कहते हैं तो दूसरे पार्ट को रूट कहते हैं। बस यही 2 पार्ट होता है। वेजिटेटिव की बात मैंने किया बेटा, वेजिटेटिव कहने का मतलब जो बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी के पार्ट वो 2 है मेनली। अब यहां पर देखेंगे कि सूट में कितने पार्ट होते हैं। देखिए, तो सूट में विशेषकर यहां पर देखेंगे वह आ जाएगा स्टेम, दूसरा पार्ट हो जाएगा ब्रांचेस यानी जो शाखाएं होती हैं, और तीसरा जो पार्ट आता है वह क्या है, फ्लावर। लेकिन आपको माइंड में रखना है कि फ्लावर जो सूट का एक पार्ट है वह वेजिटेटिव नहीं रिप्रोडक्टिव है। ये माइंड में रखना है ना। आता तो फ्लावर के अप ग्राउंड, जमीन के ऊपर वाले पोर्शन में है,
लेकिन वह वेजिटेटिव पार्ट नहीं, वह स्पेशली किस पार्ट में आता है, रिप्रोडक्टिव, क्योंकि फ्लावर ही वह पार्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, इसीलिए वह रिप्रोडक्टिव पोर्शन है बेटा। ठीक है, थम्स अप जरूर करते रहिए, और बीच में कोई जाने वाला नहीं है, कोई जाएगा नहीं, मजा आएगा। आप देखिए, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, याद रखिएगा, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियो यहां पर अर्थ से बात कर रहा है, ये अर्थ यानी हमारे पृथ्वी की बात कर रहा है। निगेटिवली यानी पृथ्वी के विपरीत दिशा में जाए, ऊपर की तरफ जाए, स्काई की तरफ जाए, उस प्लांट पार्ट को हम निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, अब रूट क्या होता है, उसके साथ आएगा पॉजिटिवली जियो, है ना। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब जमीन की गहराई में जो जाए, है ना, उसे पॉजिटिवली जियो कहते हैं। वीडियो रुक रहा है, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे होने लगा भाई, इतना बढ़िया चल रहा है, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, नेटवर्क है जो बहुत बदमाश हो चुका है। चलिए, इसके आगे हम लोग तो दो ने आपको समझा दिया। अब यहाँ अंडरग्राउंड जो हम रूट के नाम से इस पर जानते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग करें, क्योंकि अक्सर आ जाता है बेटा, अगर चल रहा हो तो चलने दिया जाए। बेटा आप लोग ये सर हाँ सर कह रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे प्रॉब्लम है कि नहीं, ये लिख करके बताओ ना। नेट इशू अगर है तो फिर बंद किया जाए, हमें लग रहा है नेट इशू है। अच्छे से नहीं चल रहा है, समझ गए आप लोगों की बात। तो क्या स्टॉप कर दिया जाए आज? रूट पर है, यानी 2 पॉइंट हम लोग कवर किए। अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग कल कवर करते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है सही हो जाए। अच्छा 1 मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। वेट कीजिएगा बेटा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। चल रहा है बेटा, बंद नहीं करें, चलिए ठीक है, बंद नहीं करते हैं, बस आप लोग